मित्रों, आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में जिस प्रकार के विचलित करने वाले दृश्य निरंतर दिखाई पड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र के प्रति संवेदना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को व्यथित करते हैं। हिंसा का जो तांडव दिखाई पड़ रहा है, ये कष्टकारक है, दुखद है और मन में आक्रोश भरने वाला है। बंगाल की वह भूमि जहां कभी रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज बम के धमाके सुनाई पड़ते हैं। भद्रलोक के विमर्श के लिए विख्यात वह भूमि आज हिंसा का तांडव देख रही है। और उससे अधिक दुखद है वहां के सरकार की असंवेदनशीलता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के हिंसक और प्राणघातक हमले हो रहे हैं, 25 से 30 ऐसी घटनाओं की तो हम लोगों के पास सूची है जिसमें गंभीर रूप से हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं और उनके ऊपर प्राणघातक हमले हुए हैं। उससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा इन सारी घटनाओं के प्रति एक निहायत ही असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना, जिसकी वजह से न्यायालय जाना पड़ा और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद स्थितियों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया। पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है, यह देश के लोकतांत्रिक और चुनावी इतिहास में एक बहुत काला अध्याय है। एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं कि अंतिम दिन तृणमूल कांग्रेस के 40,000 से अधिक लोगों ने नामांकन किया और पश्चिम बंगाल में 341 ब्लॉक हैं। 4 घंटे के अंदर यदि 40,000 से अधिक लोग नामांकन करते हैं केवल 341 ब्लॉक में, और इसमें तो अन्य भी दलों के लोगों ने नामांकन किया है अंतिम दिन। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ने किया है, लेफ्ट ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है, हमने भी किया है। यानी औसतन एक व्यक्ति के नामांकन का समय 2 मिनट के आसपास आता है। अब व्यवहारिक दृष्टि से समझा जा सकता है कि सरकार और राज्य की चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में काम कर रही चुनावी मशीनरी कितनी ईमानदारी से काम कर रही है। यदि एक नामांकन पत्र को सरसरी नजर से भी देखना हो कि उसके अंदर कोई गलती नहीं है, तो वो 2 मिनट में नहीं देखा जा सकता। 5, 7, 8 मिनट तो आपको देखने में लगते हैं। इसके बावजूद इस गति से हुए नामांकन ये दर्शाते हैं कि सरकार किस प्रकार से व्यवस्था को हाथ में लिए है। और मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते थे कि डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड इन इंडिया, तो आई वांट टू आस्क देम ए कैटेगोरिकल क्वेश्चन दैट द लेवल ऑफ वायलेंस व्हिच हैज बीन विटनेस्ड इन वेस्ट बंगाल, द डेमोक्रेसी इज फ्लरिशिंग और इट इज वैनिशिंग। ये लोकतंत्र का उद्भव दिख रहा है या तिरोभाव दिख रहा है? और जिस प्रकार से नामांकन की प्रक्रिया का मैंने उदाहरण बताया, क्या यह लोकतंत्र का उपहास नहीं है? राज्यपाल महोदय भी, आप सभी को ध्यान होगा कि हिंसा की जिस प्रकार निरंतर सूचनाएं आ रही हैं और राज्य सरकार की निष्क्रियता, असंवेदनशीलता जो ममता बनर्जी जी के संरक्षण में चल रही है, उस कारण से राज्यपाल ने भी जाकर आज कई जगह हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के घृणा, हिंसा और प्राणघातक हमलों के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के 50,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपना नामांकन किया है। यानी इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दृढ़ता के साथ, साहस के साथ उस जुल्म और ज्यादती को सहते हुए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार और ममता बनर्जी जी को यह कहना चाहता हूं कि आप याद रखिए कि यह आगजनी का जो खेल, जो हिंसा का खेल आप खेल रहे हैं, यही इससे पूर्व कम्युनिस्ट सरकारें करती थी। और उनका हश्र क्या हुआ? लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जिस प्रकार का
अत्याचार और अनाचार हो रहा है, उसकी पराकाष्ठा पूर्ण हो रही है, तो मैं उन्हें सुझाव और आगाह करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो अटल जी की कविता की पंक्ति थी कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही अक्सर खरा होता है। तो जो कुछ ये कर रहे हैं, और इसी के साथ मैं समस्त विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र का जो स्वरूप हिंसा से घायल स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, पश्चिम बंगाल में जो मां माटी मानुस की बात करती थी, वहां भारत मां के विरुद्ध खड़ी हुई शक्तियां प्रबल, माटी खून से सनी हुई और मनुष्यता पूरी तरीके से व्यथित और कलंकित नजर आ रही है। उसके बाद भी किसी विपक्षी दल को इसके लोकतंत्र में कोई समस्या नजर नहीं आ रही। अतः हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं और साथ ही साथ यह कहना चाहते हैं कि उनको अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए और राज्य के चुनाव आयोग जो कि अपने संवैधानिक दायित्व का नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से अपेक्षित निर्वहन नहीं कर रहा है, उनको भी अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के हौसले का हम सम्मान और अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और आप सभी को विदित है कि चुनाव की प्रक्रिया के समय चुनाव आयोग के ही निर्णय सर्वोपरि होते हैं। इसीलिए मैंने चुनाव आयोग यानी राज्य के चुनाव आयोग को से यह अपेक्षा की है कि वो अपने संवैधानिक दायित्व का नैतिकता के साथ पालन करें। संयोग से साथ में बिहार के प्रवक्ता बैठे, तो मैं चाहूंगा कि उसका उत्तर ये दें। नहीं, देखिए, हमें ये समझने की आवश्यकता है, आज बिहार में जो महागठबंधन का स्वरूप है वो शुद्ध रूप से पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, शोषित विरोधी है। आखिर क्या कारण है कि इन्हीं नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके स्वाभिमान के साथ समझौता हो रहा था। जीतन राम मांझी जी मूसर समाज से आते हैं, महादलित समाज से आते हैं, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यह महागठबंधन का असल चाल, चेहरा और चरित्र है। जो नीतीश कुमार जी आजकल दिल्ली का दौरा लगा रहे हैं, आप बिहार में तो अपनी सरकार को संभाल के रख नहीं पा रहे हैं। और जो विजुअल्स हमारे सामने आए हैं, आप जिस मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण की बात कर रहे थे, वरिष्ठ नेता हैं रत्नेश सदा जी, महादलित समाज से आते हैं, तेजस्वी जी के पैर छू रहे हैं। यह संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। जिनके पिता, जो राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की बात करती थी, आज वो सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। एक दलित महादलित समाज से आने वाला व्यक्ति जब मंत्री पद की शपथ लेता है तो अपने से उम्र में छोटे, आयु में तो छोटे हैं ही, राजनीतिक अनुभव में भी छोटे हैं। रत्नेश जी दलित समाज से आते हैं, अपने दम पे विधायक बने हैं, अपने दम पे मंत्री बने हैं, लेकिन उनको भी तेजस्वी यादव जी का पांव छूना पड़ रहा है। इससे देश भर में दलित समाज, महादलित समाज, गरीब समाज आज अपमानित महसूस कर रहा है। हमें जानने की आवश्यकता है, ये वही लोग हैं जो जातिगत जनगणना की बात करते थे, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पे शुद्ध रूप से आपने अपने आप को और अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, मंत्री कौन? तेज प्रताप यादव, राज्यसभा कौन? मीसा भारती, नेता कौन बनेगा विधान परिषद में? तो माता बनेगी। आपके सामाजिक न्याय की कल्पना में आप परिवार से आगे गए नहीं और आए दिन दलित, महादलित, गरीब, शोषितों का अपमान कर रहे हैं। ये देश देख रहा है, दलित समाज देख रहा है। देखिए, तो देश देख रहा है, देश देख रहा है कि मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में किस प्रकार से पहली बार जो व्यक्ति मंत्री बन रहा है, तेजस्वी जी की आयु क्या है, राजनीतिक आयु क्या है, कितना जानते हैं वो। लेकिन इस प्रकार से ये सामंती जो प्रथा है, पैर छूने की जो प्रथा है, सामंती प्रथा है, आप अपने अंदर लागू कर रहे हैं। ये कुछ और नहीं है, उनका असल चाल, चेहरा, चरित्र है। सामाजिक न्याय के नाम पे आपने जो लोगों को ठगा है, आप एक्सपोज हुए हैं आज। मुझे इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य है और थोड़ा मैं क्षुब्ध हूं। कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर नेहरू मेमोरियल देखा है? क्या अंदर जाके देखा किस तरह की अवस्था में वो पहले था? मतलब जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना
कि धूल फांक रहे थे। आज किस तरीके से व्यवस्थित करके, मैं नेहरू जी के ही पोर्शन की बात कर रहा हूं, नेहरू जी से जुड़ी चीजों के बारे में जिस प्रकार से व्यवस्थित करके मॉडर्न स्वरूप में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका डिजिटल डिपिक्शन यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके उस पूरे स्वरूप को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किया है। क्या किसी ने जाके देखा? बगैर देखे ही बोलने लगते हैं। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई थी 2014 में, तो नेहरू जी की 125वीं वर्ष था। पूरे मान सम्मान के साथ वो 125वां वर्ष मनाया गया था और उस समिति के अध्यक्ष उस समय के हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। और तो समझ में नहीं आता है कांग्रेस को अपने नेताओं से क्या समस्या है। ये बताइए, एक परिवार की बात करते हैं तो कोई इंदिरा जी से प्रॉब्लम है क्या? इंदिरा जी का भी तो उसमें पूरा व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है कार्यकाल का। राजीव जी से कोई समस्या है क्या? या लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति थोड़ा कम हो तो समझ सकते हैं, नरसिम्हा राव जी के प्रति आपके मन में कटुता हो समझ सकते हैं, पर ये इंदिरा जी राजीव जी से क्या समस्या है? मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के प्रति, मतलब मोदी जी के विरोध में वो अपने नेताओं का अपमान करने में नहीं चूकते हैं। सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनी, आज तक बताइए कोई कांग्रेस का नेता गया हुआ? विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट में लगेगी तो विरोध में खड़े हो जाएंगे। और वहां पर यदि इंदिरा जी, राजीव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनके वो बहुत गुणगान भी करते हैं, उनकी उपलब्धियों से समस्या क्या है कांग्रेस को, यह मैं उनसे जानना चाहता हूं। ठीक है, अटल जी से, मोदी जी से समस्या हो सकती है, मैं मान सकता हूं, इसीलिए मैंने उनके प्रधानमंत्रियों के नाम गिनाए हैं और उनके परिवार के प्रधानमंत्रियों के नाम गिनाए हैं। मुझे लगता है शायद मोदी जी के विरोध का जो वो मोदिया बिंदु उनकी आंखों में है, उसमें वो अपने पराये का भी भेद नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, दोनों एक दूसरे को ठेलते हुए कहां तक पहुंचे हैं, ये उनके ऊपर है। आम आदमी पार्टी की पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज कांग्रेस ने पार कराई थी और फिर ऐसा पार कराया आम आदमी पार्टी ने कि वो पूरी रियासत ही चली गई उनके हाथ में। तो जो एक कहावत होती है ना, दोनों एक दूसरे को ठेलते हुए कब कूप में गिरने की कोशिश करेंगे, तो उस पर मुझे लगता है दोनों का अंदरूनी मामला है, हमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। I think it is for the entire country and the community in particular to think that if advanced education, science, various languages, mathematics are to be told and taught in a proper manner to their students or not. देखिए, इस तरह के आरोप लगाने वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं, संपूर्ण देश और समुदाय विशेष दोनों के लिए, कि क्या वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, गणित, भिन्न भिन्न भाषाओं, इनके बारे में उन्हें जानकारी मिलनी चाहिए अथवा नहीं? तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उन्हें स्वयं इस पर विचार करना चाहिए। वैसे ये सब लोग जो बहुत ज्ञानदेव पाणे बन जाते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको पता रामचरितमानस में लगभग कितने शब्द हैं? 1 लाख के लगभग। तुलसीदास जी ने अपने पूरे साहित्य में 1,40,000 शब्द लिखे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं 1000 नहीं पढ़े होंगे। तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, एक कहावत है कि लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया। तो वो अपनी फितरत से, अपनी आदत से, अपनी शरारत से बाज नहीं आते, तो हम कहे उसके ऊपर अपनी लियाकत और अपनी सदाकत को साबित करने की कोशिश करें। ये हिमाकत उन्हीं को करने दीजिए। देखिए, मणिपुर के विषय के ऊपर केंद्र सरकार पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ नजर भी रखे है और हर संभव प्रयास कर रही है। आपको याद हो कि जैसे ही मणिपुर की हिंसा शुरू हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी
कर्नाटक के चुनाव का प्रचार छोड़कर सीधे मणिपुर पहुंचे थे और वहां पर जाकर बैठक भी ली थी। और जो आपने दूसरा प्रश्न किया, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि धर्म को राजनीति से जोड़ना और राजनीति के चश्मे से धर्म को देखने का जो प्रयास है विपक्षी दलों का, उनको इससे बाज आना चाहिए। देखिए, पहले मैं कहना चाहूंगा कि 24 परगना के विषय के ऊपर ये कौन बोल रहा है? राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य की मुख्यमंत्री यदि उनके वक्तव्य को सही माना जाए कि तथाकथित रूप से विपक्षी दल यानी हमारे लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो उनके वर्कर्स को रिटेलिएट करना पड़ रहा है, तो उनकी पुलिस क्या कर रही है? भजन कर रही है क्या वहां? ये अपने आप में मुख्यमंत्री के द्वारा अपने संवैधानिक दायित्व को निर्वहन न करने का स्वीकारोक्ति है। और ये इस प्रकार के आरोप वो हमारे ऊपर पिछले 10-11 वर्ष से लगाते रह चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कितने मामले में उनकी सरकार ने कोर्ट से कन्विक्शन करवा दिया? 12 साल। और आरोप आप लगातार लगा रहे हैं इन्होंने किया, हमारे पास सबूत है। क्या सबूत था? इसलिए वास्तविकता यह है कि यह दमनकारी सरकार है और ममता जी को याद रखना चाहिए, उन्होंने स्वयं कम्युनिस्टों का वो दमन झेला था, तब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मदद की थी। और आज वो खुद जो कार्य कर रही हैं, जनता ने वो सबक कम्युनिस्टों को भी सिखाया था। और जो कार्य तृणमूल कांग्रेस कर रही है, तो समझिए वो अपने तृण और मूल दोनों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। देखिए, जो उन्होंने कहा, देखिए यूसीसी की जहां तक बात है, अनेक राज्यों ने इसके ऊपर अपना निर्णय लिया है। विधि आयोग ने यदि अपनी किसी कार्रवाई के तहत कोई सुझाव मांगे हैं, तो यह एक सामान्य वैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जहां तक उन्होंने धर्म गुरुओं की बात कही, तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये तो वो पार्टियां हैं जो सबसे ज्यादा किसी पर्टिकुलर मजहब के लोगों के सामने जाके कदमबोसी भी करते हैं, सिजदा भी करते हैं और समर्थन भी मांगते हैं। और आज से नहीं मांग रहे हैं, 40 साल से मांग रहे हैं, भिन्न भिन्न। मतलब मैं उनकी पार्टी नहीं थी 40 साल से, मेरे गोत्र तो वही है ना, इसलिए मैंने बोला।